एक अभिनेता, बेहद सरल सहज अभिनय के धनी, जिन्होंने अपने अभिनय से छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों को समृद्ध किया, जो समय के दर्पण को अपने कुशल अभिनय से चमका देते हैं। गुल गुलशन गुलफाम, सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सांस, फरमान, सारा आकाश, ऐसा देश है मेरा, सबकी लाडली बेबू वगैरह वगैरह, इन तमाम सीरियल्स और अनेकानेक फिल्मों में वे अपने अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों में राज कर रहे हैं। वो हैं जाने माने अभिनेता कमलजीत सिंह। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जाने माने अभिनेता कमलजीत सिंह से जी श्याम की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी और पंजाबी फिल्मों के लोकप्रिय और प्रसिद्ध अभिनेता और टीवी धारावाहिकों के जाने माने कलाकार। मुझे लगता है इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अंदाज़ा अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, इस गाने को याद कीजिए, ज़हन में लाइए, याद, जी हाँ, समझ गए आप, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हम बातचीत करने जा रहे हैं श्री कमलजीत सिंह जी से। कमलजीत नाम से आप मशहूर हैं। हम आपका बहुत बहुत विविध भारती के स्टूडियोज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, और मेरा सबको बहुत प्यार और दुआएं लिसनर्स को। जी, और हमारे लिसनर्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों बाद आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात सचमुच में बहुत बरसों का इंतज़ार करना पड़ा है उन्हें कि आप अपनी बातें फिर से रिकलेक्ट करके, याद करके अपने श्रोता साथियों के साथ में आप बांटेंगे, और इसके लिए वो बहुत लालायित हैं और जानना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू कैसे करते हैं? शुरू तो हमेशा बचपन से ही होती है बातें। तो आप अपने बचपन के बारे में ऐसी कौन सी याद है जो अभी भी आप सहेजे हुए हैं, आपके साथ साथ चलती है? देखिए, बचपन तो अमूमन फ्रॉइड का कहना है कि 4 साल के बाद ही की मेमोरीज होती हैं आदमी के पास। तो मैं भी जब स्कूल में डाला गया सबसे पहले, उस वक्त आगरा में थे फादर जी। फादर की ट्रांसफ़र होती थी, जहाँ वो जाते थे, हमको फैमिली जाती थी जी। तो पैदा मैं कानपुर में हुआ, और आगरा में जब थे तो मुझे कुक्कू बुलाया जाता था। जी। नाम मेरा छोटा नाम जो था कुक्कू। कुक्कू, पंजाबी फैमिलीज में कुक्कू बहुत होते हैं। कुक्कू, पप्पू, बब्बू, हम तीन भाई हैं। जी, तो जी। ये था, और दूसरा नाम रखा नहीं था। अच्छा। हाँ, वो रखा ही नहीं था। तो जब मुझे फादर मुझे अपने मोटरसाइकिल में लेके वहाँ सेंट मेरी स्कूल था, वहाँ दाखिल करवाने जा रहे थे, जी। तो मेरा नाम रखा ही नहीं था। तो मदर से पूछा उन्होंने, भाई इसका नाम क्या रखना है? जी। तो कहने लगी, देख लेना रजिस्टर में कोई अच्छा सा सरदार का नाम, सरदार जैसा नाम हो, वो रख दीजिएगा। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो फादर ने मोटरसाइकिल यू टर्न ली, तो मैंने कहा, डैडी क्या हुआ? कहने लगे, नहीं यार, एक नाम आया है तो मम्मी से पूछ लेते हैं। तो वो वापस गए और मम्मी को रानी कहते थे, वो कह, रानी कमलजीत कैसा रहेगा? कहने लगे, हाँ ठीक है। तो इस तरह मेरा ये नाम रखा गया, नामकरण हो गया आपका। नामकरण ये मोटरसाइकिल पर हुआ। क्या तो हुआ? ये है पहली याद मेरी। जी। तो नामकरण तो आपका हो गया जी। अब कामकरण भी जरूरी था। कामकरण से तो पहले पढ़ाई करण। तो वो कहाँ पर? आपके सहारनपुर में ही हुई पूरी पढ़ाई? नहीं, मेरी पढ़ाई जहाँ फादर जाते थे, अब जैसे मैंने बोला सबसे पहला स्कूल आगरा में था, सेंट मेरी। उसके बाद तबादला हुआ फादर का, मेरा ख्याल झांसी में। जी जी। तो वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा, एक आधा क्लास, एक आधा साल ही रहे वहाँ। अच्छा। ज्यादातर हम लोग सहारनपुर में रहे। तो जब सहारनपुर में था तो मैंने 6वीं तक वहाँ पढ़ाई की है। 6वीं तक आपने वहाँ पर पढ़ाई की? जी। उसके बाद मुझे फादर ने मसूरी सेंट जॉर्जेस में भेज दिया, वो अपना क्या कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में। जी। फिर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता रहा मसूरी में, वो भी यूपी में था उन दिनों। जी। तो ज़्यादातर क्या, हमेशा हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ या मेरी पढ़ाई हुई है जहाँ मैं रहा हूँ, वो यूपी ही रहा है। जी। तो पढ़ाई आपने कर ली अब? जी। किस विषय में आपकी रुचि ज़्यादा रही? ना पढ़ने में। वजह, और क्यों ये वजह पैदा हुई, ये भी बता दीजिए अब आप। हमने स्कॉलर वगैरह तो बनना नहीं था,
जी। तो पढ़ाई मुझे लगता था वेस्ट ऑफ टाइम ही है। कमलजीत जी, तो शुरू से ही आपके दिमाग में कुछ अलग ही सूझ रहा था? कुछ ऐसा वक्फा आता था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता था और नंबर अच्छे आते थे, अच्छे नंबरों से पास होता था। फिर पढ़ाई में जी नहीं लगता था, तो फिर मतलब कम नंबरों से पास होता था, तो ऐसे ही रहा। लेकिन ये इरादा नहीं किया था कि क्या बनना है, क्या फोकस कहाँ था, ये मुझे मालूम नहीं था कुछ। जी। तो जब मैं सहारनपुर में था, मेरा ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है, सहारनपुर से। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे रह गया तो बाबू बन के रह जाऊंगा। जी, ध्यान में आया था उस ये वक्त हाँ, आपके? ये रहता था, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त थे सबके मदर फादर जो थे, मदर अगर नौकरी करती थी या फादर तो नौकरी करते ही थे, तो वो ऑफिस जाके 9 to 5 जॉब। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि पर आप मैं महसूस क्या- करते थे हाँ, कि मुझे हाँ। मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे सहारनपुर में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी 10वीं के दौरान एनडीए का दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था मैंने। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से? पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं, सहारनपुर से निकलने के हिसाब से। वहां से निकलना बहुत जरूरी था आपका। हाँ, मतलब कहीं जाके अपना करियर बनाना। तो फिर मैं यूपीएससी से पास हो गया, वाह। और फिर हमको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए देहरादून भेजा गया। जी। वहाँ मैं पास हो गया। फिर वहाँ पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता था, जो कि अगर आप एक बार उसमें नहीं नंबर आए आपके ठीक, तो फिर आप दोबारा उसके लिए अप्लाई पेयर भी कर नहीं ही हो नहीं सकते। सकते। जी जी जी। तो उसमें भी हो गया। तो वहां से हमको भेजते थे वो मेडिकल के लिए। जी। मेडिकल में हुआ ये कि मैं अपने राइट कान से कम सुनता था, तो उस वजह से मुझे उन्होंने कहा हम आपको डेस्क जॉब दे देंगे। अरे मैंने कहा यार मैं इसी से apply तो बच कर- के आया हाँ, मैं इससे तो भागता फिर रहा मैं तो हूँ। उड़ने आया था। आप मुझे बैठा रहे हैं कुर्सी पर। जी बिल्कुल। तो खैर वो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका, जी। पर उसके फायदे मुझे काफी हुए, जी, जी। मतलब ना सुनने के। अच्छा। हाँ, क्या इसके बात? फायदे ये हैं जी। कि जो आप बात नहीं सुनना चाहते वो तो दोनों कान से सुनने वाले भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा जेन्युइन मामला है। फिर मैंने डफरिन में भी ट्राई किया। डफरिन हमारे मर्चेंट नेवी होती थी जी जी। उन दिनों, हाँ हाँ। उसमें भी नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, बहुत ही ज़हीन आदमी, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री प्रोफेसर भी रहे हैं जैन डिग्री कॉलेज हमारे बाद में। उन दिनों हम लोग मिलते थे, तो मैं उनके घर में था, तो एक फेमिना मैगजीन थी, उसमें मैं ऐसे ही आई वाज ब्राउजिंग थ्रू, देख रहा था, पन्ने पर लट रहा था, तो उसमें इसका फॉर्म था FTII का। अच्छा। तो मैंने उसको बहाना किया, मैंने कहा यार ये इसमें कुछ एक आर्टिकल है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ले जाऊँ घर। तो कहने ले जा। अब मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपको मालूम छोटे शहर में अगर आपने कह दिया मैं हीरो बनने जा रहा हूँ और ना बन सके, फिर आप जीने के काबिल नहीं रहते, वो आपको जीने के काबिल नहीं छोड़ते हो। इतने ताने मारेंगे, इतना पीछे घूमेंगे। भाई हमारे यहाँ ऐसे किस्से हो भी चुके थे। हमारे सामने थे, एक देव साहब का बड़ा फैन था बेचारा, इतना बड़ा फैन था, बॉम्बे में धक्का खा के वापस आया था, फिर रिक्शा चलाने लगा था। तो बड़े जुल्म हुए इस करियर के पीछे। तो फिर मेरे फादर जो थे, जैसे हर फादर चाहते हैं कि भाई अच्छी नौकरी हो, IAS वगैरह में जाए लड़का। मैंने कहा कहाँ इतना पढ़ूंगा मैं। तो उनको सिर्फ ये था कि ऐसे तो मुझे भेज नहीं सकते थे बॉम्बे, उन दिनों FTII का नाम भी हो गया था। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड मैन, वो कहते थे क्वालिफिकेशन है आपकी तो आप कहीं भी जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे ही आप चले गए बॉम्बे और काम ढूंढ रहे हैं और किसी को जानते नहीं, हमारे पास इतने फाइनेंसेस भी नहीं है कि हम आपको वहाँ पे हाउस या कुछ अकोमोडेशन ये सब देखना पड़ता है ना। तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं, ये फॉर्म भर रहा हूँ मैं जी, अगर आ गया तो ठीक है। तो फादर ने कहा ठीक है। वो बड़े लिबरल किस्म के आदमी थे। वो इसलिए भी जाहिर है कि वो खुद बाल रखते थे लंबे, मेरे उन्होंने कभी नहीं रखे। हाँ, मैं जो चाहता था, जो हाँ शुरू से ही जो बच्चे चाहते थे वो उनको करने देते थे, क्योंकि आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स किसी चीज से बंधे तो नहीं होते, वो तो अंदर होते हैं आपके, है ना। तो मैंने वो फॉर्म भरा और उन्होंने 3 तस्वीरें मांगी थी, और किस्मत से मेरा एक दोस्त था जी, जिसके बाप की फोटोग्राफी की दुकान थी। तो मैंने उसे कहा जब तेरे फादर बंद कर देंगे दुकान तो मैं आऊंगा खिंचवाने फोटो। तो वो 3 फोटो इधर से उधर, लेफ्ट राइट फ्रंट फोटो खिंचवाई और मैंने भेज दी। दोस्त काम आया। दोस्त तो काम आता ही है। बल्कि रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्त काम आते, बिल्कुल, है ना। तो
हमने भेज दी तो उन्होंने फिर वो ऑडिशन वगैरह के लिए भेजा, फिर उसके आगे एक अलग कहानी है। हाँ, तो वही कहानी तो हमें जाननी है, हमारे श्रोताओं को भी जाननी है। अच्छा, आपकी जो ये पसंद का, आपकी ही फिल्म का, हम इसे पहली फिल्म मान सकते हैं 1977 की फिल्म शंकर हुसैन? हाँ, उसका किस्सा भी है। फिर इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो गया जी वो भी एक अलग कहानी कैसे हुआ। हम लोग दिल्ली से गए थे, क्योंकि हम शंकर हुसैन की बात कर रहे हैं तो मैं सीधा वहीं पहुंचता हूँ। जी। शंकर हुसैन में क्या हुआ कि कमाल साहब की साहबजादी, कमाल अमरोही जी की। कमाल अमरोही साहब की जी। साहबजादी थी, जिनको हम बिटिया बोलते थे, तो वो वहाँ पे आई थी। उनकी कोई फ्रेंड थी वहाँ पे इंस्टीट्यूट में उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो हमारे इंस्टीट्यूट में फिल्में तो चलती रहती थी। जी। वो थिएटर थे 3, और हम लोग फिल्में तो बहुत देखते थे। फिल्में ही तो मैं भी देख रहा था। जी। और मेरी आदत थी जवानी के लिहाज से, मैं कमेंट बहुत करता था और मजाक करता था, जो भी स्क्रीन पे चल रहा हो ये वो। तो लोग भी आसपास कुछ शू करते रहते थे, कुछ खुश भी होते थे। तो ये इनको बड़ा अच्छा लगा, ये लड़का कौन है। तो वापस गई, ये बाद में बात पता लगी कि वो कमाल साहब को मिली और कहने लगी आपका हुसैन मिल गया है। क्या बात है। हाँ, कहने कौन, कहने लगे इंस्टीट्यूट में एक लड़का है कमलजीत। वो बिल्कुल मतलब उनको तो मालूम थी कहानी बिटिया को, तो उन्होंने कहा वो जैसा आपने कैरेक्टर लिखा वो वैसा ही कैरेक्टर है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार, खुले दिल का, बहुत हंसी मजाक करने वाला। जब मैं पास आउट हो गया तो फिर मुझे बुलाया कमाल साहब ने और कहा कि भाई ये हम क्विकी बना रहे हैं। और ये पहले बना रहे थे फिरोज खान और संजीव कुमार के साथ। अच्छा। शंकर हुसैन। अच्छा। हाँ, वो बनी नहीं उस वक्त, तो मेरी किस्मत में थी। तो कहने लगे क्विकी बना रहे हैं। उन दिनों क्विकी का नया नया फैशन चला था कि भाई जल्दी फिल्म बना के। उससे पहले बनाई थी इन्होंने पाकीज़ा 15 साल में, और इनकी क्विकी को भी 3 साल लगे। तो फिर वो मेरा सिलेक्शन हुआ और वो फिल्म की, बड़ा मजा आया। एक्चुअली मुझे ये फिल्म पहले मिली थी, लेकिन रिलीज सेकंड हुई, क्योंकि इसके बाद जो मुझे मिली वो एकदम बन गई दास्तान लैला मजनू। वो एकदम बन गई और रिलीज भी हो गई। और रिलीज वो पहले हुई। यहाँ से फिर हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। FTTI कैसे पहुंचे आप? अब ये था कि मुझे ये तो मालूम नहीं था कि एक्टिंग होती क्या है। उसके पहले आपने कभी थिएटर वगैरह कुछ कुछ नहीं किया। गाना वगैरह कुछ गाने की नहीं, कुछ कोशिश, नहीं। पेंटिंग वगैरह, पढ़ना लिखना, नहीं, किताबें कुछ पढ़ना, कुछ? नहीं, बस मैं देवानंद की फिल्में अकेले देखता था, उनका बड़ा फैन था। और जब रात का शो देखता था और पूरे रास्ते देवानंद की तरह चल के आता था वापस घर तक। क्या बात है। हाँ, तो वो मैं फैन था। तो मैंने जो ऑडिशन आया उनका, तो 1-1.5 पन्ने का था, वो मैंने रट लिया। देवानंद साहब की तरह मैं उसको बोलता था। फिर मेरा ऑडिशन था दिल्ली में। दिल्ली में हमारे चचा हैं जो थिएटर से बहुत जुड़े हुए थे। अच्छा। काम तो LIC में करते थे, लेकिन वो थिएटर का बड़ा शौक था। वहाँ हबीब तनवीर थे, जी जी आगरा बाजार वाले होते। जी जी। तो कहने लगे मेरे, चरणदास चोर वाले। हाँ चंद्रदास, कहने लगे मेरे दोस्त हैं हबीब तनवीर, तुम्हारा कल इंटरव्यू, तो आज हम उनके पास चलेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, तुम उनको दिखाना क्या करके आए हो, तो कल के लिए वो कुछ शायद तुम्हें 2-3 टिप्स दे दें, अच्छा हो जाए। तो खैर हम गए और हबीब साहब ने मुझे कहा भाई करके दिखाओ क्या किया है। तो मैंने पूरा रटा हुआ जो था वो देवानंद की तरह बोल दिया, मुंडी हिला के, और यूँ बोल दिया। मैंने कहा खुश होंगे बड़े, कहेंगे कमाल किया इसने। बल्कि उन्होंने कहा ये भाई ये क्या है। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा सर मैंने ये याद करके किया पहली बार जिंदगी में। तो ये मुंडी क्यों हिला रहे थे तुम? मैं कहा देव साहब करते हैं ऐसा। तो कहने लगा देव साहब को करने दो ना यार, तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये तो फिर एक्टिंग कैसे हुई? कहने लगे नहीं तुम वो सब निकाल दो अपने में, जैसे तुमने खत उठाया और मुंडी उठा के यूं हिला हिला के देखा पढ़ा, ये सब नहीं करो, जैसे तुम रियल लाइफ में करोगे वैसे करो। तो मैंने कहा ये फिर एक्टिंग कैसे हुई? कहने लगा नहीं यही एक्टिंग है, अपने अंदर से एक्टिंग निकालना ही एक्टिंग है। अच्छा, मुझे ये बात समझ आ गई थोड़ी बहुत, ये बड़ा अच्छा हुआ। अगर मैं वो करता जो मैं सोच रहा था करने के लिए, और मैं इन पैनल ऑफ जजेस के सामने करता FTI के, तो मेरी सिलेक्शन कभी नहीं होती वहाँ। क्या बात है, ये सही बात है। मुझे बात समझ में आ गई। क्यों समझ में आई मुझे समझ नहीं आया।
और ये अभी तक कई लोगों को समझ में नहीं आई है, जो फिल्मों में, थिएटर में और आर्ट फिल्म में जाना चाहते हैं। नहीं, उन्हें लगता है कि नकल करने से ही जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो ये था ना कि मैंने थिएटर किया नहीं था, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर हमारी आंखें खुली, जी। है ना। जब FTI आए तो हमने अच्छा सिनेमा देखा, गुरुदत्त का, अपने रे साहब का, फिर इंटरनेशनल सिनेमा देखा, अच्छी आए, हमने परफॉर्मेंसेस देखी, फिर हमें इस बात समझ आई। आपने तो विधिवत रूप से एक्टिंग की और जो फिल्म मेकिंग की, और मतलब कहना ना होगा कि जो दिखाने वाली जो कला है उसके लिए आपने तो FTTI से पूरी पढ़ाई की है। जी जी जी। अपनी पढ़ाई के अलावा भी। तो एक एक्टर के रूप में जो है आप इस वजह से उभर कर आए हैं, आपको ये लगता है कि पहले तो आप में शौक था ही नहीं, आपको इंटरेस्ट इस बात का था कि आप फिल्में देखते हैं और अपनी मर्जी से बिल्कुल। आप और देवानंद के फैन फैन थे आप, और आपने जो कुछ किया वो देवानंद के आधार पर ही किया। बिल्कुल। पर जब आप वहाँ गए तो इंस्टीट्यूट में आपने बहुत कुछ हासिल करना है ये सोचा, या फिर अपने आप वो हासिल होता गया और उससे आपको कुछ लाभ बाद के दिनों में मिला, ऐसा लगा आपको? फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बड़ी अजीब बात है, जो मुझे समझ नहीं आती है, और जो मुझे समझ तो आती है मगर मुझे एक्सप्रेशन नहीं उसका मिलता उस जी। बात का। जी। वो बात यह है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ उस वक्त जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो सिर्फ सबकॉन्शियसली होता है मेरे साथ। देख नहीं सकता उस वक्त, उसको महसूस नहीं कर सकता कि ये इस वक्त गुजर रही है, ये गुजर रहा है। जैसे मेरे साथ जो मैंने पढ़ाई की सेंट जॉर्जेस में, मसूरी में, उस वक्त मैं बड़ा वहाँ पे तंग आ गया था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में बच्चा जो भेजा जाता है वो तो थोड़ा सा तंग आ जाता है, लेकिन मुझे उसके फायदे बाद में बड़े हुए। एक डिसिप्लिन जो आया लाइफ में, एक जो इंडिपेंडेंट हुआ हूँ मैं, वो अपने बोर्डिंग स्कूल की वजह से हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने किया है, हमारे रोशन तनेजा सर हैं जिनका मैं उम्र भर आभारी रहूँगा। मतलब हम तो कुछ भी नहीं थे, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जिस प्यार से सिखाया है, वो काम आया है बाद में। और उस वक्त नहीं समझ आ रही थी बात बाद में समझ आई। मतलब आप सीखने के इरादे से सीखना नहीं चाहते, आप नहीं उसमें सीख रहा। बहते हैं। हाँ। आप जो प्रवाह है उस प्रवाह में बहते चले जी, जाते हैं, हाँ। और वो जो अनुभव रहता है वो यकायक आपके अंदर बस जाता है, हाँ, बैठ जाता है, और बिल्कुल। जब स्थितियां आती हैं हाँ। तो वो अनुभव निकल कर बोलता है, एक्ट करता है। देखिए, ये आप मानते हैं? आज आपने ये एक्सप्लेन कर दिया मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम यही बोलूँगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं इस अपने एक्सपीरियंस को कैसे बयान करूं। तो आपने सही बयान किया है। तो है तो वही बात, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप एडॉप्ट करते नहीं जाते हैं, अपने आप वो होता जाता है हाँ, सबकॉन्शियस, हाँ। और जैसे वो होता जाता है और जब स्थितियां आती है अपने आप निकल जाता अपने है, आप है, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े प्यार से निकलता है, हाँ, बिल्कुल। और पुख्ता ढंग से निकलता है, जी, और जी। उसका रिएक्शन भी लोगों का जब देखते हैं लोग तो उन्हें भी अच्छा लगता जी, है। जी, जी, जी। तो ये बात आपने महसूस की, और यही आपके अंदर की खासियत है। कमलजीत जी, इतने सारे किरदार, हर तरह के किरदार आपने निभाए हैं फिल्मों में। कभी आप मेजर बने हैं, कभी आप, मतलब कितनी सारी। तो ये तमाम चीज़ें आप याद करके या उनके जैसा इमिटेट करके, उनके जैसी नकल करके नहीं करते आप। जो कुछ आपके जीवन में गुजर रहा है उसको जब आप किरदार में घुसते हैं तब वो निकलता है। जी, जी, पर उसके लिए कुछ तैयारी तो करते ही होंगे ना आप, जब किरदार अलग अलग मिलते हैं। आप जो हैं फिजिकली जो नज़र आते हैं वो तो आते ही हैं, बाकी मेकअप हो जाता है, ड्रेसअप हो जाता है, बाकी की बहुत सारी स्थितियां फिल्मों में अलग तरह से प्रेजेंट की जाती हैं। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी एक रोल को करने के लिए कैसी तैयारी करते हैं? देखिए, अगर तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर है तो उसके बारे में पढ़ता बहुत हूँ। अब जैसे मैंने प्ले किया था गालिब, तो उसके बारे में पढ़ा बहुत, उनकी पोएट्री पढ़ी। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि मुझे एक बात का हमेशा शौक रहा है। जी। सहारनपुर से छोटा होता था मैं, 15 साल का था। जी जी। तो मैं गालिब का पूरा दीवान आपको वर्ड बाय वर्ड सुना सकता था, मुझे इतना शौक था। कुल मिलाकर आप उर्दू एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर आप वो बनना नहीं चाहते, आप तो नहीं। हीरो ही बनना चाहते थे और आप बने। नहीं, मैं बनना नहीं चाहता था हीरो। नहीं, अंदर से आपके अंदर था वो, नहीं। इस वजह से, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में तो आप अच्छे थे। अब देखिए ना, अगर मैं एनडीए में चला जाता तो फिर मैं सुन सकता। इस कान ने मुझे वहां से महरूम रखा। लेकिन सर आप नहीं सुन पा रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन इसी कान की वजह से देखिए, आप मानते हैं खुद कि लोग फिर आपको सुनने लगे। जैसे अभी हमारे श्रोता आपको कितने प्यार से सुन रहे हैं, और सबसे खास बात यह कि कितनी आत्मीयता के साथ आप अपनी तमाम उन कमियों को भी बताते चले जा रहे हैं, और अपनी खासियत को तो क्या बताएं, क्योंकि सभी जानते हैं आप घर घर में प्रसिद्ध हैं, और आज से नहीं बरसों से लोग आपको देखते हैं, चिन्हते हैं, पहचानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि आज तक आप एक्टिव तरीके से फिल्मों में,
टेलीविज़न पर और थिएटर में भी आप जुड़े हुए हैं, और ये जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका ये एक ढंग है जो नेचुरल रहने का, बस यही आपको हमेशा सक्सेस भी दिलाता है और आपको बहुत खुशी भी देता होगा। आप खुश होते हैं अपनी पुरानी फ़िल्में देखकर, या फिर उसमें कुछ कमियां ढूंढते हैं? नहीं, मैं देखता नहीं, मुझे कमियां क्या, कमियां तो नजर आती हैं साहब। आदमी ग्रो ही करता है, अगर थोड़ा सा भी ज़हीन इंटेलिजेंट आदमी है तो वो हमेशा ग्रो करता है, जी, और जो ग्रो करता रहा है वही टिकता है यहाँ। ये बात तो सही है। और जो स्टैग्नेंट हो गया, जो एकदम रुक गया, जी। फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, आपने जीवन धारा 1982 में की थी, जी। और इसमें रेखा जी थी, राज बब्बर जी थे, राकेश रोशन जी थे, अमोल पालेकर जी थे, और कमलजीत जी थे। तो आप 77 में जब आए, जब उसके पहले जो फिल्म आपकी रिलीज़ हुई थी, दास्तान लैला मजनू, तो जीवन धारा में आपको लगभग उस समय की जो धारा चल रही थी फिल्मों की, लगभग सभी लोग थे उसमें जो लोकप्रिय भी थे या हो रहे थे। तो इतने सारे किरदारों के साथ कह लीजिए, या जो एक्टर्स थे उनके साथ जब आप काम कर रहे थे और एफटीटीआई से निकल कर आप आए थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? एक कंपटीशन का भाव था उनके साथ, या मुझे कुछ अलग करके दिखाना है सबके बीच में? क्योंकि बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म थी वो, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो जीवन धारा आपको याद आ रही है वो फिल्म? जीवन धारा इसलिए भी याद है कि मैं सत्ते पे सत्ता की शूटिंग कर रहा था कश्मीर पे, और वहाँ शूटिंग खत्म हुई, उसके बाद सीधा हैदराबाद में गया, आई फ्लू टू हैदराबाद, वहाँ पे जीवन धारा की शूटिंग थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि बेसिकली वो जो है अडॉप्ट की हुई फिल्म थी, फिल्म थी, हाँ, साउथ इंडियन साउथ फिल्म की, थी। हाँ। अच्छा। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं कोई ये प्लान नहीं करता, मैंने लाइफ में कभी कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं की, और मिलता गया और करता गया, और मिलता गया और करता हाँ, गया। हाँ, हाँ। बस ये है कि ऊपर वाला काइंड रहा है, चलती रही है ज़िंदगी बस। अच्छा, इस दरमियान आपने बात कर दी सत्ते पे सत्ता की, तो सत्ते पे सत्ता तो मेरी फेवरेट फिल्म हमेशा से रही है, और मैं बहुत पसंद करता हूँ। 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स, उसकी ये रीमेक जी, थी जी, लगभग, जी, जी। और उसमें जो है आपने गुरु आनंद की भूमिका निभाई थी, और आपके साथ आपके को स्टार्स जो थे वो भी थे, और क्या गजब की फिल्म थी वो, गजब की फिल्म थी। उसमें गुरु भी थे एक, जो बाद में आते हैं, अमिताभ बच्चन, आँख उनकी भूरी जी, भूरी जी, सी, जी। वही इंटरवल होता है, क्या बात है। मतलब मुझे लगभग फिल्म पूरी याद सी है। आप इतने सारे लोगों ने जो मस्ती की है उस फिल्म में, जो आज भी एक मस्ती भरी फिल्म के जी, रूप में, बिल्कुल, कॉमेडी के रूप में बहुत अच्छे। हाँ, चैन खोली की, चैन खोली की है ना, क्या बात है। नहीं, वो हम लोग कश्मीर में थे, जी जी। हाईलैंड होटल था एक, वहाँ 6 भाई वहाँ रह रहे थे, अमित भाई रह रहे थे ओबरॉय में। वहाँ पे इतने कमरे नहीं थे, गर्मियों की छुट्टियाँ थी मेरा ख्याल उस दिनों, तो होटल मिलने बड़ा मुश्किल थे। शूटिंग के बाद फिर अमित भाई हमारे पास आ जाते थे, हम लोग खेलते थे, बिलियर्ड विलियर्ड खेलते थे, और फिर वो रात को अपने वहाँ कमरे में जाते थे। इतना हम लोग में आपस में भाईचारा हो गया था, और बल्कि हमारे होटल वाले तो कहते थे, भाई आप लोग कब वापस जाओगे। वो इतने जो मस्ती फिल्म में की आपने, वो ओरिजिनली भी आप कर रहे थे वहाँ वहाँ कर रहे थे। भाई आप देखें ना, 6 लड़कियां और 6 लड़के। साथ ना हीरोइन को भूल रहे हैं आप, हेमा जी को? नहीं नहीं, वो तो होबरॉयज में थी ना। अच्छा, हाँ, मैं मतलब होटल की रहने बात- वाले लोग। हाँ, होटल जिनको कह रहे थे भाई आप लोग सब जाओगे हाँ। कब, तो हम लोग आते थे, तो उसके बाद रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ बैंड था, हम उनको बिठा देते थे, और किसी ने गिटार पकड़ ली उनकी, और किसी ने ड्रम्स पकड़ लिया, किसी को कुछ नहीं आता था, लेकिन लेकिन अच्छा, जो लोग बैठे रहते थे और दूसरे भी और गेस्ट थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंजॉय करते थे वो भी, उन्हें क्या है। बिल्कुल, तो वो भी अच्छा रहता था। तो जाने माने लोग हैं, सभी जानते थे, वहाँ शक्ति नहीं, कपूर, बड़ा अच्छा पेंटल, रहा। आप बहुत आज जी, तक हम लोग एक दूसरे के साथ वो बातचीत भाईचारा बना हुआ भाईचारा है सत्ते पे सत्ता का। मैं और सचिन अब तक एक दूसरे के टच में हैं। हम्म। जी हाँ, और अमित भाई तो वो, उनका तो कहना ही क्या। मेरा बेटा है पेंटर, क्या नाम है उनका? आदित्य सिंह, तो वो पेंटर है, उसको सोलो एग्जीबिशन लगानी थी इधर जहांगीर आर्ट गैलरी में। जी। मैंने सिर्फ एक बार कहा अमित भाई को कि भाई वो ओपनिंग के लिए, बोले हाँ, एकदम इमोशनल हो जाता हूँ मैं, बहुत ही जेंटलमैन आदमी। अमित जी को लेकर आप इमोशनल हो गए, निश्चित रूप से बहुत सारी यादें आपकी जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनके साथ भी है, जिसके साथ भी है, जो अच्छा आदमी है, जो जिसने दिल को छुआ है इस जर्नी में, इस सफर में, जो जिंदगी का सफर है, वो तो याद रहता ही है ना। बिल्कुल, और अच्छी तरह से याद रहे, ये अच्छी बात होती है। हाँ। और एक अच्छे रूप में आप उन्हें याद कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कमल जी, जी, सत्ते पे सत्ता की बात हो गई, और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आपने
खूब एंजॉय भी किया, वो फिल्म चली भी खूब और लोगों ने भी पसंद की और आपके दिल के भी करीब है। ऐसी कौन सी फिल्म है? मेरे जो दिल के करीब हैं फिल्में दो हैं। हम्म। एक तो शर्त है कि शर्त। मैं नसीर और शबाना थे उसमें, हम्म। और दूसरी एक हम रहे ना हम, मैंने गोल्डी साहब के लिए की थी, विजय आनंद साहब के लिए। हम्म। ये फिल्में मैं बहुत अटैच्ड हूँ, लेकिन ये चली नहीं क्योंकि उन दिनों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शर्त के ज़माने में या हम रहे ना हम के ज़माने में कुछ यहाँ पे राइट हो गए थे मुंबई में, या फिर कुछ हो गए थे, तो इस वजह से भी उसका कुछ- असर पड़ा। हाँ, उसका फिल्मों असर पर। पड़ा। जी। लेकिन जो भी मैंने फिल्म की है वो तो है ही करीब, क्योंकि आफ्टर ऑल मेहनत तो हमने उतनी ही की है जितनी किसी और फिल्म में की है। जी। हर फिल्म जो है एक बच्चे की तरह है, और ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा ज़्यादा प्यारा है, एक बच्चा प्यारे होते हैं। सभी ने कुछ ना कुछ दिया है मुझे, हर किरदार ने मुझे कुछ दिया है, एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक ग्रोथ दी है। जी। हाँ, तो ये सब सीखा और है। आपने भी किरदारों को जो है अपना अनुभव दिया है, अपना चेहरा दिया है, अपनी शख्सियत दी है और लोगों को उस किरदार के साथ साथ आप भी हमेशा याद आते हैं। अच्छा, जब आप आए थे उस वक्त हमने ये देखा था कि जो हीरोज़ हुआ करते थे, हीरोज़ तो हमेशा ही आप ही की तरह लोग चाहते हैं कि टॉल हों, 6 फीट 2.5 इंच, जी जी। जी, गोरे हों और मजबूत हों, खूबसूरत चेहरा हो। इन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट कितना मिला? आपकी पर्सनालिटी का बेनिफिट फिल्मों में आने में आपको कितना मिला? देखिए, ऐसा है कि जैसे इनिशियल जो लगता है फिल्म का, अगर बड़ा स्टार होता है इनिशियल लगता है, तो ऐसे ही इफ यू आर प्लेजेंट लुकिंग मैन और आपकी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, तो उसमें प्रोड्यूसर की नज़र आप पे जाती ही जाती है। बिल्कुल। अब उसके आगे क्या होता है वो तो आप पे डिपेंड करता फिर है। दर्शकों पर हाँ, डिपेंड करता है। फिर ये बात दर्शकों पे और आप पे भी, आप में कितना दम है, आप कितना उसे आगे जी, ले जा सकते हैं, ये बात तो है। तो आप इतना आगे तक ला पाए हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये जैसे कि आपने कहा कि आप सोचते ज़्यादा नहीं हैं, जो एक बहाव है उसमें आप जी, हाँ, जी, बहते हाँ, जी। चले जाते हैं, कैरेक्टर को आप समझने के लिए पूरी तैयारी करते हैं कि उस कैरेक्टर में क्या बात हो सकती है अगर सामान्य है, और अगर मान लीजिए कि वो बंधे हुए कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, जज हैं, तो इसके लिए आप उनके जैसा करना चाहते हैं या फिर अपनी अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं? जब भी, क्योंकि आप जब भी प्रेजेंट करते हैं अपने आप को हमेशा अच्छे लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन होता है यानी अपने अभिनय से, अपने प्रेजेंस से? जब कर लेता है आदमी, तो उसके बाद अगर देखता है डबिंग में, तो उसे खामियां तो नजर आती हैं थोड़ी उसमें। बहुत। हाँ, ये तो होता है। एज एन एक्टर तो मैंने ये बात बहुतों से सुनी है, और मैं खुद तो बहुत करता हूँ कि फिल्म की शूटिंग चल रही है और पैकअप हो गया, डायरेक्टर ने कहा ओके शॉट हो गया, तो हम अब घर गए, और घर के रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया यार, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो घर पहुंच के शीशे के सामने फिर हमने उसको सही करके किया, तो फिर ऐसा लगा कि वहां पे भी सही हो गया होगा। ये मान लिया। हाँ, ये हमेशा रहा है। मतलब अंदर से आपके ये भाव हमेशा रहता है कि जो काम हो अपनी तरफ से परफेक्ट हो, बिल्कुल। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये है कि आपने फिल्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है और उसको जानने की कोशिश भी आपकी रहती है, और समीक्षाएं आपने देखी भी हैं और आपने की भी हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता कमलजीत सिंह से जी श्याम की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जुबैर खान ने।